हेलो फ्रेंड, तो आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लूसेंट के हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को। तो आज हम डिस्कस करेंगे मगध राज्य का उत्कर्ष। इसके पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट से क्या है, मगध राज्य का उत्कर्ष के बारे में पढ़ते हैं। तो क्या बताया जा रहा है, मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहदत्त था। तो मगध में जो सबसे प्राचीन वंश था उसका संस्थापक कौन था? तो बृहदत्त था। कौन था? बृहदत्त। इसकी राजधानी ग्रीव्रज या राजगृह थी। तो मगध की राजधानी जो बृहदत्त ने स्थापित की थी उसकी राजधानी क्या थी? तो ग्रीव्रज या राजगृह थी। जरासंध बृहदत्त का पुत्र था। आपको इतनी बातें याद रखनी है। जरासंध क्या था? बृहदत्त का पुत्र था। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व। तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? सबसे पहले तो आपको याद रखना है। तो कौन था? बिंबिसार था। कौन था? बिंबिसार था। जो मगध की गद्दी पर कब बैठा? तो 544 ईसा पूर्व बैठा। और किसके अनुसार? तो बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मैं बैठा था। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? तो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। और बिंबिसार किस वंश का संस्थापक था? तो हर्यक वंश का संस्थापक था। यह प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताऊंगी बार बार आपको वो याद रखने, उनसे ही क्वेश्चन बनते हैं। इसमें पूछा जा सकता है कि प्रथम भारतीय राजा बताएं जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। तो कौन हो जाएगा? बिंबिसार ही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला पॉइंट देख लेते हैं। क्या बताया जा रहा है, बिंबिसार ने बृहदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया था। तो बिंबिसार ने क्या किया था? जो बृहदत्त था उसको ब्रह्मदत्त था उसको हराकर क्या किया था? अंग राज्य को मगध में मिला लिया था। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। अगला पॉइंट आता है, बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया। तो बिंबिसार ने मगध पर कितने वर्षों तक शासन किया? तो 52 ईयर्स तक शासन किया। कहाँ पर? मगध पर। अगला पॉइंट आ जाता है, महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। ये पूछा भी जाता है कि महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने किसको भेजा था? तो राजवैद्य जीवक को भेजा था। किसको? जीवक को भेजा था, याद रखना है। अवंती के राजा प्रद्योत जब पांडु रोग से ग्रसित थे उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था। तो जीवक ने बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को 2 बार भेजा, 2 इंपॉर्टेंट लोगों की सेवा के लिए। एक तो महात्मा बुद्ध की और दूसरा किसको? राजा प्रद्योत को। अवंती के राजा कौन थे? प्रद्योत को। जब उनको क्या हो गया था? पांडु रोग। तो आपको याद रखना है, जीवक 2 लोगों की सेवा में गया, 2 इंपॉर्टेंट लोगों की। अगला पॉइंट आता है, बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसने कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकौशला से, वैशाली के चेटक की पुत्री चेलन्ना से तथा मध्य प्रदेश आधुनिक पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से शादी की। तो ये पूछा जाता है कि वह कौन सा राजा था जिसने वैवाहिक संबंधों के आधार पर अपने साम्राज्य का विस्तार किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिंबिसार हो जाएगा। और इसने किससे किससे शादी की थी? तो प्रसेनजित यानी कि कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन किससे? महाकौशला से। और वैशाली के चेटक की पुत्री चेलन्ना से। और आधुनिक पंजाब यानी कि मध्य प्रदेश की राजकुमारी क्षेमा से शादी की थी। तो आपको इसमें से क्या याद रखना? आपको इसमें से याद रखना है कि वह कौन सा राजा था जिसने अपने साम्राज्य का विस्तार वैवाहिक संबंधों के आधार पर किया? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? बिंबिसार हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला पॉइंट क्या आता है, बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और वह 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी याद रखना है कि बिंबिसार की हत्या किसने कर दी थी? तो उसी के पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी। और वो क्या बैठा था? 493 ईसा पूर्व मगध की गद्दी पर। तो आपसे क्रम पूछा जा सकता है कि बिंबिसार के बाद कौन आया? तो कौन आया? अजातशत्रु, उसका ही पुत्र आया, यानी कि पिता को मारकर पुत्र ही गद्दी पर बैठ रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला आता है, क्या आता है? अजातशत्रु का उपनाम। ये बहुत पूछा जाता है, जो मैं उससे बोलूँगा आपको वो चीज़ें याद रखना है। अजातशत्रु का उपनाम क्या था? तो कुणिक था। क्या था? कुणिक था। प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। तो अजातशत्रु प्रारंभ में क्या था? तो जैन धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट कुछ पॉइंट आ जाता है, अजातशत्रु ने 32 वर्ष तक मगध का शासन किया। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछा जाता। जो मैं आपको बताऊंगी आपको वो चीज़ें याद जरूर रखनी है। अगला पॉइंट आ जाता है, अजातशत्रु के सुयोग्य मंत्री का नाम वर्षकर या वर्षकर था। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की थी। ये पूछा जाता है, आपको याद रखना है कि अजातशत्रु के मंत्री का नाम क्या था? तो वर्षकर था।
अगला पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या कर उदयन मगध की गद्दी पर बैठा। अब अजातशत्रु ने अपने पिता किसकी, बिंबिसार की हत्या की थी। अब अजातशत्रु का पुत्र कौन होगा, उदयन। वो किसकी हत्या करेगा, तो अजातशत्रु की हत्या करेगा और वो क्या करेगा, मगध की गद्दी पर बैठेगा। तो आपको एक क्रम याद रखना है कि बिंबिसार को मारकर कौन बैठ रहा है, उसका ही पुत्र अजातशत्रु। अजातशत्रु को मारकर कौन बैठेगा, तो उदयन बैठेगा मगध की गद्दी पर। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है उदयन ने पाटिल ग्राम की स्थापना की और जैन धर्म का अनुयायी था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी, तो उदयन ने की थी। किसने की थी, उदयन ने की थी। और उदयन क्या था, जैन धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र कौन था, तो नांग दशक था। अब हर्यक वंश का यहीं पर समाप्त हो जाएगा। हर्यक वंश का अंतिम शासक क्या अंतिम राजा कौन बचेगा, तो नांग दशक बचेगा। और नांग दशक को अब कौन मारता है, तो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं क्या है। नांग दशक को उसके अमात्य शिशुनांग ने 412 ईसा पूर्व में अपदस्थ करके मगध पर शिशुनांग वंश की स्थापना की। तो नांग दशक जो कि हर्यक वंश का अंतिम शासक था और उदयन का पुत्र था, उसको कौन, उसके ही मंत्री यानी कि उसके ही अमात्य ने, कि उसका क्या नाम था, तो क्या नाम था, शिशुनांग ने उसको गद्दी से हटाकर स्वयं क्या बैठ गया, गद्दी पर बैठ गया और किसकी, शिशुनांग वंश की स्थापना की। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हर्यक वंश के बाद कौन सा वंश आता है, तो शिशुनांग वंश आता है। आप ऐसे ही याद रख सकते हैं कि नांग दशक को कौन सा नांग जो 10 नांगों का है उसको कौन हटा रहा है, तो छोटा नांग यानी कि शिशुनांग हटा रहा है। तो आप ऐसे ट्रिक बना के याद रख सकते हैं। तो नांग दशक जो कि उदयन का पुत्र था, उसको किसने, उसी के मंत्री यानी कि शिशुनांग ने हटाकर शिशुनांग वंश की स्थापना की और स्वयं क्या हुआ, गद्दी पर बैठा। अगला पॉइंट आ जाता है शिशुनांग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित की। जो उदयन था उसने क्या किया था, पाटलिपुत्र की स्थापना की थी और अपनी राजधानी यानी कि मगध की राजधानी किसको, पाटलिपुत्र को बनाया था। लेकिन जो शिशुनांग होता है वो क्या करता है, वह अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र से कहाँ ले जाता है, वैशाली ले जाता है। ये आपको याद रखना है कि पाटलिपुत्र से राजधानी को वैशाली कौन ले गया, तो शिशुनांग ले गया। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट आ जाता है शिशुनांग का उत्तराधिकारी। तो शिशुनांग का उत्तराधिकारी कौन होता है, कालाशोक। पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया। देखो क्या था, उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। फिर उदयन का पुत्र कौन था, नांग दशक था। नांग दशक को उसके ही मंत्री यानी कि शिशुनांग ने हटाकर शिशुनांग वंश की स्थापना की थी। और शिशुनांग क्या किया था, शिशुनांग ने राजधानी को पाटलिपुत्र से वैशाली ले गया। लेकिन फिर शिशुनांग का पुत्र होता है कालाशोक, वो क्या करता है, फिर से राजधानी को कहाँ ले जाता है, पाटलिपुत्र ही ले जाता है। ये आपको याद रखना है। तो ये फिर से क्या किया, इसने राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, शिशुनांग वंश का अंतिम राजा कौन था, तो नंदीवर्धन था। कौन था, तो ये पूछा जाता है शिशुनांग वंश का अंतिम राजा कौन हो जाएगा, नंदीवर्धन था। अब आता है नंद वंश का संस्थापक कौन हो जाता है। अब शिशुनांग देखो सबसे पहले कौन सा, हर्यक वंश, फिर उसके बाद में कौन सा आया, शिशुनांग वंश आया, फिर उसके बाद में कौन सा आएगा, तो नंद वंश आएगा। और नंद वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा, तो महापद्मनंद हो जाएगा। कौन हो जाएगा, महापद्मनंद। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। ये सबको ही पता होगा, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, घनानंद था। यह सिकंदर का समकालीन था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए वंश, मौर्य वंश की स्थापना की। तो आपने अगर सीरियल वगैरह में भी देखा होगा, ये सीरियल भी आता था। तो घनानंद को हराकर किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, मौर्य वंश की स्थापना की। अब मौर्य वंश के आने से होता है मगध का राज्य का विस्तार होता है और इसकी ख्याति फैलती है कब, मौर्य वंश में ही। तो आपको इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला आता है सिकंदर, क्योंकि सिकंदर क्या था, घनानंद और चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन था। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या बताया जा रहा है इसमें। सिकंदर का जन्म 365 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट आता है सिकंदर के पिता का नाम क्या था, तो फिलिप था। ये आपको याद रखना है, सिकंदर के पिता का नाम क्या था, फिलिप था। फिलिप 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना। इसकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई। तो फिलिप कहाँ का शासक बना, मकदूनिया का। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है अरस्तु, यानी कि सिकंदर किसके गुरु थे, सिकंदर का किसके शिष्य थे, तो अरस्तु के। और सिकंदर का गुरु भी पूछा जा सकता है, तो कौन हो जाएंगे, अरस्तु ही हो जाएंगे। अगला पॉइंट आ जाता है सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि सिकंदर ने भारत विजय का, क्योंकि उसके माइंड में क्या था, विश्व विजय करने की इच्छा थी सिकंदर के मन में,
कि हम विश्व पर विजय प्राप्त करें। तो उसने 326 ईस्वी में ईसा पूर्व में क्या किया था, भारत विजय करने का अभियान शुरू किया था। अगला पॉइंट आ जाता है सिकंदर का सेनापति, इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो आपको इसका नाम याद रखना है। सिकंदर का सेनापति कौन था, तो सेल्यूकस निकेटर था। कौन था, सेल्यूकस निकेटर। इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि इसकी पुत्री, इसका विवाह किससे होगा आगे चल के, चंद्रगुप्त मौर्य से होगा। इसकी पुत्री कौन रहती, कर्नेलिया, इसका विवाह होगा आगे चल के चंद्रगुप्त मौर्य से, इसलिए ये इंपॉर्टेंट रहता है। सेल्यूकस निकेटर आपको याद रखना है किसका, तो सिकंदर का सेनापति था। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला पॉइंट आ जाता है सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडास्पीस के युद्ध या झेलम बितस्ता के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो सिकंदर को पंजाब के शासक, जब वो इंडिया में एंटर कर रहा था सिकंदर, तो उसको किससे, पंजाब का एक शासक था पोरस, उसके साथ क्या करना पड़ा है, युद्ध करना पड़ा, जिसे किस नाम से जाना जाता है। युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सिकंदर और पोरस के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था, तो हाइडास्पीस का युद्ध, इसी को बितस्ता का युद्ध कहा जाता है। बितस्ता का क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये झेलम नदी के किनारे पर हुआ था और झेलम का पुराना नाम क्या है, बितस्ता है, तो इसलिए इसको हाइडास्पीस का युद्ध या बितस्ता के युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि सिकंदर और पोरस के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था, तो हाइडास्पीस या बितस्ता का युद्ध हुआ था। और अभी करंट टाइम पर किस नदी के किनारे, तो झेलम नदी के किनारे, आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, अब आता है अगला पॉइंट आ जाता है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी के पश्चिम तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि वो इतनी युद्ध करते करते इतनी थक गई थी कि उसकी सेना ने क्या किया, नदी को पार, ब्यास नदी को पार करने से ही मना कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौट गया, जब उसकी सेना ने इनकार कर दिया कि अब आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि वो युद्ध करते करते बहुत थक गई थी। तो सिकंदर क्या हुआ, वापस लौट गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई। कोई कहता है कि इसकी मृत्यु भारत से लौटते समय हुई, कोई कहता है कि ऐसी हो गई। तो इसकी मृत्यु 33 वर्ष की अवस्था में बेबीलोन में हो गई, लेकिन वो 33 यानी कि 33 की एज में ही इतना सब कुछ कर गया कि वो क्या बन गया, विश्व विजय का सपना था, और उसका नाम दुनिया में आज भी याद किया जाता है, सिकंदर का। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, सिकंदर का जल सेनापति था, तो ये कौन था, निर्याकश था। कौन था, निर्याकश था सिकंदर का जल सेनापति। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, सिकंदर का प्रिय घोड़ा कौन था, तो वारू केफला था। कौन था, वारू केफला था। इसी के नाम पर इसने झेलम नदी के तट पर वारू केफला नामक नगर बसाया था। नेक्स्ट देख लेते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में, क्योंकि क्या हुआ था, अभी हम इतना तो सिकंदर के बारे में पढ़ चुके हैं बीच में, लेकिन इसके पहले हम कहाँ पढ़ रहे थे, तो हम पढ़ रहे थे घनानंद यानी कि नंद वंश के बारे में पढ़ रहे थे। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, घनानंद, जिसको किसने हराया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने, और क्या किया था, मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो अब हम पढ़ लेते हैं मौर्य वंश के बारे में। तो चलिए देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट क्या आता है मौर्य वंश के बारे में। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। तो ये अगर आपको डेट याद रहती है तब भी इम्पोर्टेंट है, नहीं रहती तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कम ही पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोटस कहा। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि किसने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोटस कहा है, तो किसने कहा है, जस्टिन ने कहा है, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, आपको याद रहता है तब भी इम्पोर्टेंट है, नहीं रहता है तब भी इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल यानी कि आशा निम्न कुल में उत्पन्न शब्द का प्रयोग किया गया है। तो कि विशाखदत्त की कौन सी कृति ये पूछा जाता है, तो मुद्रा राक्षस, उसमें क्या ही है, क्या हुआ है, चंद्रगुप्त मौर्य के लिए निम्न कुल में उत्पन्न शब्द यानी कि वृषल का शब्द का यूज हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, अगला पॉइंट आता है, घनानंद को हराने में चाणक्य यानी कि चाणक्य का ही और नाम क्या है, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, किसके नाम है, तो चाणक्य के ही नाम है। कौन कौन से, तो कौटिल्य और विष्णुगुप्त। तो घनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। इसके द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र, जिसका संबंध राजनीति से है। तो घनानंद को जब पराजित करना था तो चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किसने की थी, तो किसने की थी, चाणक्य ने की थी। और चाणक्य वो व्यक्ति थे, वैसे तो चाणक्य वो व्यक्ति थे जो चंद्रगुप्त मौर्य को खोज के लाए थे, क्योंकि घनानंद को हराने के लिए वो एक घनानंद के दरबार में गए थे और उन्होंने कुछ घनानंद से रिक्वेस्ट की थी और घनानंद ने उनका अपमान कर दिया था। इसकी बहुत बड़ी स्टोरी है,
तो वो उससे रुष्ट होकर उन्होंने कहा था इस राजा को हटाना है। तो उन्होंने क्या, चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने ही, चाणक्य ने ही शिक्षा दी थी, उन्होंने ही ट्रेन किया था चंद्रगुप्त मौर्य को घनानंद से युद्ध करने के लिए। तो कौन थे उनके गुरु या किसने मदद की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। किसने की थी? चाणक्य ने, सॉरी, चंद्रगुप्त मौर्य की मदद किसने की थी? तो चाणक्य ने की थी। किसको हराने में? तो घनानंद को हराने में। अब नेक्स्ट, इनकी पुस्तक कौन है, यानी कि चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक कौन है? तो कौन सी है? अर्थशास्त्र। कौन सी? अर्थशास्त्र, जो किस पे? राजनीति पे बेस है। ये कोई अर्थशास्त्र के बारे में नहीं है, पूरी किसकी? पॉलिटी की बुक है कि राजनीति किस प्रकार से करनी है, कौन सा पद राजा को कैसे करना है, क्या काम, इसके बारे में। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट क्या आ जाता है? चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। इम्पॉर्टेंट हो जाता है इसमें से एक तो चाणक्य इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, जो कि क्या थे? इनके प्रधानमंत्री थे, किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के। दूसरा हो जाता है चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र है। तीसरा हो जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य राजगद्दी पर कब बैठे? तो 322 ईसा पूर्व में बैठे, और एक किस धर्म के अनुयायी थे, यानी कि किस धर्म को मानते थे? तो जैन धर्म को मानते थे। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला क्या आता है। अगला आता है, चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया। जब उनका अंतिम समय आ गया, यानी कि जो अपनी मृत्यु के टाइम पर उन्होंने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया? तो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है एग्जाम में। अगला पॉइंट आता है, चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हराया? सेल्यूकस निकेटर को। अब आपको याद आया होगा ये सेल्यूकस निकेटर कौन है? तो सिकंदर का सेनापति था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईस्वी में, ईसा पूर्व में क्या किया? सेल्यूकस निकेटर को हराया। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कर्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी, और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कांधार, हेरात तथा मकरान चंद्रगुप्त को दे दिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हराया था? तो सेल्यूकस निकेटर को। सेल्यूकस निकेटर कौन था? तो कौन था? सिकंदर का सेनापति था। फिर जब सेल्यूकस निकेटर हार गया तो उसने क्या किया? अपनी पुत्री कर्नेलिया की शादी कर दी, किसके साथ? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। और क्या किया? 4 प्रांत, कौन से? काबुल, कांधार, हेरात और मकरान चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए अपनी बेटी के दहेज में, या ऐसे ही आप समझ सकते हैं, उसने दे दिए। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला पॉइंट क्या आता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है चंद्रगुप्त, यानी कि अगला पॉइंट आता है चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे जैन धर्म की दीक्षा ली थी? तो भद्रबाहु से। अगला पॉइंट आ जाता है मेगास्थनीज। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। तो ये हर एग्जाम में पूछा जाता है कि मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, और ये क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। और इसकी एक पुस्तक थी इंडिका, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इसने लिखी थी। नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है? ये नेक्स्ट पॉइंट ही इसी के बारे में है, इंडिका के बारे में। अगला पॉइंट क्या आता है? मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है। मेगास्थनीज के अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने के अवसर पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का झुंड रहता है, जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः, तो आपको इसमें से अब क्या समझना है, क्या इंपॉर्टेंट है? एक तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक राजदूत रहता था, जो क्या था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, और उसका नाम क्या था? तो मेगास्थनीज था। मेगास्थनीज की पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसने कौन सी पुस्तक लिखी? इंडिका लिखी है। तो आपको ये याद रखना है इतना इसके बारे में, किसके? मेगास्थनीज के बारे में। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला आता है। तो इसने जो अपनी पुस्तक इंडिका में लिखा है उसी के बारे में बताया जा रहा है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। उनके खाना खाने से पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। पाटलिपुत्र के बारे में। पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा है, जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। ये इसने सारा किसके? पाटलिपुत्र के बारे में लिखा है। किसने? मेगास्थनीज ने लिखा है अपनी पुस्तक इंडिका में। तो ये उसी के कुछ पॉइंट है। तो कच्ची ईंटों से बना है। राजा का महल भी काठ का बना होता है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया जाता है। यह चारों तरफ से
उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है। तो इसने ये बताया पाटलिपुत्र के बारे में, और नेक्स्ट बताया था राजा के बारे में कि राजा जब बाहर निकलते हैं तो उनका किस प्रकार से स्वागत होता है। और फिर इसने आगे अपनी उसी पुस्तक में बताया पाटलिपुत्र के बारे में। तो ये उसकी पुस्तक के कुछ पॉइंट थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला पॉइंट आता है चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन किसने किया है। तो एम्पियानस ने किया है। किसने किया है? एम्पियानस ने किया है। जो चंद्रगुप्त और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध हुआ था, फिर सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कर्नेलिया का विवाह किसकी? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया था। और साथ में क्या दिए थे? 4 प्रांत, काबुल, कांधार, हेरात और मकरात, इनको दिए थे चंद्रगुप्त मौर्य को। तो उसी का वर्णन किसने किया है? तो एम्पियानस ने किया है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट आता है प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। तो प्लूटार्क के अनुसार ये पूछा नहीं जाता है, फिर भी अगर आपको याद रखना है तो रख सकते हैं। अगला पॉइंट आता है चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 258 ईसा पूर्व में श्रवणबेल बेला में उपवास द्वारा हुई थी, क्योंकि ये अपने अंतिम टाइम पर कहाँ चले गए थे? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में, और इनकी वहीं पर क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी उपवास से। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था? तो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। अगला पॉइंट देख लेते हैं बिंदुसार के बारे में। तो ये बिंदुसार क्या था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। कौन? बिंदुसार। अब चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद कौन बैठता है सिंहासन पर? तो बैठता है बिंदुसार। तो इसके बारे में देख लेते हैं क्या बताया जा रहा है। पहला पॉइंट है चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, जो 258 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। तो ये आपको मैं बता ही चुकी हूँ कि बिंदुसार किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी यानी कि पुत्र था। नेक्स्ट पॉइंट आता है अमित्रघात के नाम से बिंदुसार को जाना जाता है। अमित्रघात का अर्थ होता है शत्रु विनाशक। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा भी जाता है कि अमित्रघात के नाम से कौन जाना जाता है? तो बिंदुसार जाना जाता है। और अमित्रघात का मतलब क्या होता है? शत्रु विनाशक। और कुछ मतलब ऐसा भी कहा जाता है कि इसका नाम बिंदुसार क्यों पड़ा, क्योंकि क्या होता था, राजाओं को जहर खिलाया जाता था कि कभी अगर किसी ने जहर खिला दिया तो उनकी बॉडी उसको मतलब जहर को ऐसा बन जाए कि वो अगर उसको थोड़ा बहुत राजा को या रानी को कोई जहर भी खिला दे तब भी कोई इफेक्ट ना पड़े। तो राजा और रानी को दोनों को जहर खिलाया जाता था थोड़ा थोड़ा। तो इसको बिंदुसार को क्या हुआ था, जब ये अपनी माँ के गर्भ में था तो क्या हो गया था, एक जहर की बिंदी बन गई थी पेट में ही। तो इसीलिए इसका नाम बिंदुसार पड़ा। कुछ ऐसे लोग बोलते हैं, कुछ राइटर ऐसा बोलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला पॉइंट क्या था? अमित्रघात के नाम से बिंदुसार जाना जाता है। अमित्रघात का अर्थ क्या होता है? शत्रु विनाशक। अगला पॉइंट आता है बिंदुसार अजीबक संप्रदाय का अनुयायी था। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये पूछा जाता है बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो अजीबक संप्रदाय का। अगला पॉइंट क्या आ जाता है? वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या बारिसार कहा गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है लेकिन इतना नहीं पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्ट्रैबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत भेजा। इसे ही मैगस्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि बिंदुसार के दरबार में कौन सा राजदूत भेजा था? किसने? सीरियन नरेश एंटियोकस ने। तो कौन भेजा था? डायमेकस। और ये भी पूछा जाता है, ऐसा भी पूछा जाता है कि डायमेकस नामक राजदूत किसके दरबार में रहता था? तो बिंदुसार के दरबार में। और डायमेकस को किसका उत्तराधिकारी माना जाता है? तो मैगस्थनीज को। मैगस्थनीज कौन था? जो किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। इसको मैगस्थनीज को किसने भेजा था? तो सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। तो मैगस्थनीज की पुस्तक थी इंडिका, और ये किसके दरबार में रहता था? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर रहता था उनके दरबार में। लेकिन बिंदुसार के टाइम पे कौन आ गया था? तो डायमेकस आ गया था, और इसको किसका? मैगस्थनीज का उत्तराधिकारी कहा जाता है। तो आपको इतना याद रखना है, इंपॉर्टेंट है डायमेकस वाला। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला आता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। अगला पॉइंट आता है बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला सिंधु एवं झेलम नदी के बीच में हुए 2 विद्रोह का वर्णन है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा। इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। क्या हुआ था? 2 विद्रोह हुए थे। कहाँ पर? तक्षशिला में। पहले इसने किसको? अपने पुत्र सुसीम को भेजा, जिसको ये क्या करना चाहता था? राजा बनाना चाहता था बिंदुसार। और फिर जब सुसीम से नहीं हो पाया तो कौन गया था? अशोक गया था। अशोक ने क्या सारी सिचुएशन को हैंडल कर लिया था, सारे विद्रोह शांत करवाए थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है एथीनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा भी जाता है। तो एंथियनस के अनुसार बिंदुसार ने किससे? सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से क्या क्या मंगवाया था? तो
तो ये पूछा जाता है कि बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से क्या क्या मंगवाया था। तो मदिरा, सूखी अंजीर और एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला पॉइंट क्या आता है। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। तो इम्पोर्टेंट नहीं इतना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट आता है अशोक के बारे में। बिंदुसार के बाद इसका उत्तराधिकारी कौन होता है। तो अशोक होता है। कौन होता है। अशोक होता है। कहा जाता है कि अशोक ने अपने 100 भाइयों की हत्या करके खुद राजगद्दी पर बैठा था। तो ऐसा अशोक के बारे में कहा जाता है। तो नेक्स्ट कौन होता है। अशोक होता है। देखते हैं इसके बारे में। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। और इसने बोला जाता है कि इसने अपने 100 भाइयों की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। ये इम्पोर्टेंट है। पूछा भी जाता है कि राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक कहाँ का राज्यपाल था। तो अवंती का। अगला पॉइंट आता है मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि अशोक का ये पूछा जा सकता है। अशोक का नाम अशोक कहाँ मिलता है। तो मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में मिलता है। अगला पॉइंट आता है पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला पॉइंट क्या आ जाता है। अगला पॉइंट आता है अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। और ये बहुत बहुत हृदय परिवर्तन वाली सिचुएशन थी अशोक के लिए जब उसने कलिंग एक ऐसा राज्य था जहाँ जो क्या था मगध के पास ही था और सबसे ज़्यादा समृद्ध था। लेकिन यहाँ का जो शासक था वो ये राज्य तो बहुत छोटा एरिया था कलिंग, लेकिन वो बहुत शक्तिशाली था। तो अशोक के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो गया था कि उसको कलिंग को कैसे ना कैसे करके जीतना है। तो उसने क्या किया था। कलिंग पर आक्रमण किया था और इसी कलिंग विजय में क्या हुआ था। उसने इतने लोगों की हत्या करवा दी थी, इतने लोग मरे थे कि खून की नदियाँ बह गई थी। और इसी को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था कि हम इतना नरसंहार खून खराबा किस लिए कर रहे हैं। तो इसी से यहीं से फिर क्या हुआ अशोक के हृदय परिवर्तन की स्थिति शुरू होती है। तो इम्पोर्टेंट है क्या है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में क्या किया था। 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। इसने राजधानी यानी कि कलिंग को जीत तो लिया, लेकिन जो उधर लोग मरे, इतने लोगों की मृत्यु हुई, इससे क्या हो गया। इसका हृदय विचलित हो गया और फिर इसने एक खून खराबा यानी कि लड़ाई झगड़ा छोड़ दिया। फिर इसने धम्म की नीति अपनाई थी। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला पॉइंट आता है प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय ने पाटलिपुत्र में डियानिसियस नाम का एक राजदूत भेजा था अशोक के दरबार में। तो अब आता है अशोक के दरबार में कौन सा राजदूत था। तो डियानिसियस नाम का राजदूत था। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है उपगुप्त। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। यही उपगुप्त थे जिन्होंने क्या कहा था अशोक से जब अशोक कलिंग विजय करने गए और उन्होंने इतने लोगों को मार दिया, लाखों हजारों लोगों को, और खून की नदियां बह गईं। तो उपगुप्त वो बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने अशोक से पूछा कि तुमने इतना नरसंहार किस लिए किया है और उनको ये सब शिक्षाएं दी। तो उनका वहीं से क्या हुआ हृदय परिवर्तन हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट आता है इम्पोर्टेंट है कि किसने बौद्ध धर्म की शिक्षा दी अशोक को। तो उपगुप्त ने। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है अशोक ने अजीपकों के रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया जिनका नाम क्या था। कर्ज, चौपर, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी। इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अशोक ने अजीपकों के रहने के लिए क्या 4 पहाड़ियाँ बनवाई थी। उनके नाम क्या क्या हैं। तो कर्ज, चोपड़ा, सुदामा और विश्व झोपड़ी था। अशोक के पौत्र दशरथ ने अजीपकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अशोक के 7वें स्तंभ लेख में अजीपकों का उल्लेख किया गया है तथा महापात्रों को अजीपकों के हितों का ध्यान रखने के लिए कहा गया है। फिर अशोक ने यानी कि कलिंग विजय के बाद किसकी धम्म की नीति अपना ली थी। किसने। अशोक ने। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है नोट में। तो नोट में क्या बताया जा रहा है। अजीपक संप्रदाय की स्थापना मखली घोषाल ने की थी। तो अजीपक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी। तो मखली घोषाल ने की थी। अगला पॉइंट आता है अशोक की माता का नाम। तो अशोक की माता का नाम क्या था। सुभद्रांगी था। क्या था। सुभद्रांगी था। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट आ जाता है अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। तो ये पूछा जाता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र और पुत्री को कहाँ भेजा था। तो कहाँ भेजा था। श्रीलंका। पुत्र का क्या नाम था। महेंद्र। और पुत्री कौन थी। संघमित्रा थी। बौद्ध परंपरा और उनकी लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया।
तो अशोक ने कितने 84 स्तूपों का निर्माण करा। अगला पॉइंट क्या आ जाता है, भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये पूछा जा सकता है कि भारत में सर्वप्रथम शिलालेख का प्रचलन किसने किया, तो किसने किया था, अशोक ने किया था। अगला पॉइंट आता है, अशोक ने शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अम्राइक लिपि का प्रयोग किया। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है कि अशोक के शिलालेखों में कौन कौन सी लिपियों का यूज हुआ, तो कौन सी, ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अम्राइक लिपियों का प्रयोग हुआ। अगला पॉइंट आ जाता है, ग्रीक एवं अम्राइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ग्रीक लिपि और अम्राइक लिपि का अभिलेख कहाँ से मिलता है, तो कहाँ से मिला है हमको, अफगानिस्तान से। और खरोष्टी लिपि का अभिलेख कहाँ से मिला, तो उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से। तथा शेष भारत से ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं। और भारत से किसके मिले हैं, ब्राह्मी लिपि के। नोट में देखते हैं क्या बताया जा रहा है, खरोष्टी लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। खरोष्टी लिपि कैसी लिखी जाती थी, तो दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी, आपको याद रखना है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। तो अशोक के अभिलेखों को कितने 3 भागों में, कौन से, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। शिलालेख मतलब जो शिला यानी कि पत्थर पर लिखे गए थे, एक जैसे कि आपने देखे होंगे पहले सड़क बनती थी वैसे पत्थर की, उस टाइप के, तो उस पर लिखे गए उनको क्या, शिलालेख। स्तंभ यानी कि जो खम्भे पर लिखे गए, स्तंभलेख। और गुहा यानी कि गुफाओं गुफाओं में लिखे गए, वो गुहालेख हो गए। तो 3 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, अशोक के शिलालेख की खोज 750 ईस्वी में पत्रेटी पैंथलर ने की थी। तो किसने की थी, पत्रेटी पैंथलर ने की थी। इनकी संख्या कितनी है, तो 14 है। अगला पॉइंट आता है, अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता किस कब प्राप्त हुई, तो 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को हुई। तो सबसे पहले अशोक के शिलालेख किसने पढ़े थे, तो जेम्स प्रिंसेप ने। कौन सी सन में, 1837 ईस्वी में। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला आता है, अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं उनमें वर्णित विषय। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और वीडियो सीरीज सही लगे तो, और इसको अगर कंटिन्यू करना है, अगर आपको ये पसंद आता है तो आप इसको वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये पसंद आता है, और इसको आगे भी कंटिन्यू करें या फिर इस वीडियो को यहीं एंड करें, इस सीरीज को। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं उनमें वर्णित विषय। तो देखते हैं पहला शिलालेख। तो पहला शिलालेख क्या है, इसमें पशु बलि की निंदा की गई। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पहले शिलालेख में क्या वर्णन किया गया है, तो पशु निंदा की बात की गई पहले शिलालेख में। दूसरे शिलालेख में क्या है, इसमें अशोक ने मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया है। तो आप पहले ऐसे याद रख सकते हैं, पहले में क्या है, पशु की निंदा है। दूसरे में क्या है, पशु और मनुष्य दोनों की चिकित्सा की बात की गई। तीसरे शिलालेख में क्या है, इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। इस शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है। तो पहले में क्या था, पहले में पशुओं की निंदा यानी पशु बलि की निंदा की गई है कि पशुओं की जो बलि चढ़ाते थे। दूसरे में क्या है, तो पशु और मनुष्य दोनों चिकित्सा की बात की गई है। और तीसरे में क्या है, अधिकारियों को क्या दिए गए, कुछ आदेश दिए गए और धार्मिक नियमों का वर्णन है। चौथे शिलालेख में क्या आता है, चौथा शिलालेख, इस शिलालेख में भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई। इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद रखें। चौथे शिलालेख में क्या है, भेरी घोष की जगह क्या है, धम्म घोष की घोषणा की गई। नेक्स्ट आता है पांचवा शिलालेख। देखते हैं पांचवें शिलालेख में क्या बताया जा रहा है। इस शिलालेख में धर्म महापात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। किसमें, पांचवें शिलालेख में। चौथे में क्या होता है, भेरी की जगह धम्म घोष की स्थापना होती है। अब धम्म घोष की स्थापना तो हो गई, लेकिन उसके लिए क्या है, धर्म महापात्रों की जरूरत होगी। तो फिर क्या होगा, उसकी नियुक्ति होगी। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, पहले धर्म यानी कि कोई संस्था बनती है तो पहले क्या बना, धर्म बना। फिर उसके लिए सदस्य चाहिए होते हैं काम करने के लिए, तो फिर कौन बने, धर्म महापात्रों की नियुक्ति हुई। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, चौथे में क्या घोषणा होती है, पांचवें में महापात्रों की नियुक्ति होती है। अब देखते हैं छठवें में। तो छठवें में क्या बताया जा रहा है, छठा शिलालेख, इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। सातवां शिलालेख में एवं आठवें में क्या है, तो इसमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है। किसमें, सातवें और आठवें शिलालेख में। नेक्स्ट आता है नौवां शिलालेख। तो इसमें क्या है, इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। किसमें, नौवें शिलालेख में। नेक्स्ट आ जाता है कौन सा, 10वां शिलालेख। तो 10वें शिलालेख में क्या बताया जा रहा है, तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उसके उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचेंगे। 10वें 11वें शिलालेख में क्या है, तो इसमें धम्म की व्याख्या की गई है। किसमें, 11वें शिलालेख में।
नेक्स्ट देख लेते हैं 12वां शिलालेख। तो इसमें क्या है, इसमें स्त्री महापात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात की गई है। किसमें, 12वें शिलालेख में। 13वां सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई है तो कौन सा है, 13वां शिलालेख। इससे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्या बताया जा रहा है 13वें शिलालेख में, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इसी में पड़ोसी राजा का वर्णन है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर इस सारे शिलालेखों में कोई है तो कौन सा, 13वां। तो इसमें क्या पूछा गया है, आपको याद रखना है। इसमें क्या है, कलिंग युद्ध का वर्णन है एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इसी में क्या है, पड़ोसी राजाओं का वर्णन है। नेक्स्ट आता है 14वां शिलालेख और आखिरी। तो इसमें क्या, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। किसमें, 14वें शिलालेख में। तो आपको ये सारे शिलालेख याद जरूर रखने हैं, कौन से, 1 से लेकर 14 तक। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला क्या बताया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, अगला पॉइंट आता है अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। तो स्तंभ लेखों की कितनी संख्या है, 7 है। शिलालेख तो हमने पढ़ लिए कितने, 14 हैं। अब हम स्तंभ लेख पढ़ रहे हैं, इनकी संख्या कितनी है, 7 है। क्योंकि अशोक के जितने भी अभिलेख हैं उनको 3 भागों में बांटा गया था। कौन सा, शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहालेख। अभी हम स्तंभ लेख शिलालेख पढ़ चुके हैं, कितने, 14 है। अब पढ़ रहे हैं हम कौन से, स्तंभ लेख, वो कितने, 7 हैं। और एक किस भाषा में लिखे गए स्तंभ लेख, तो किसमें, ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं यह। नेक्स्ट देखते हैं क्या बताया जा रहा है, यह 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं। कौन कौन से स्थानों, तो इन 7 स्तंभ लेखों के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट कौन सा है, प्रयाग स्तंभ लेख। तो इसमें क्या बताया गया प्रयाग स्तंभ लेख में, तो इसमें यह पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया। तो जो प्रयाग स्तंभ लेख है वो पहले कहाँ था, तो कौशाम्बी में था, लेकिन अकबर इसको कहाँ लाए, इलाहाबाद लाए। दूसरा आता है दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। तो इसमें क्या है, यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया। तो ये जो दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख है वो पहले कहाँ पर था, तो टोपरा में था, लेकिन जो फिरोज शाह तुगलक था वो टोपरा से इसको कहाँ लाया, तो दिल्ली लाया। अब तीसरा पढ़ लेते हैं हम, दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख। तो ये भी क्या था, दिल्ली मेरठ। आप नाम से ही समझ जाना, दिल्ली टोपरा तो दिल्ली में अब है, पहले टोपरा में था। दिल्ली मेरठ यानी कि पहले मेरठ में था, तो पहले मेरठ में स्थित था। इस स्तंभ लेख को फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया। तो आप दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, इन दोनों को कौन लाया, फिरोज शाह लाया। कहाँ से, इसको दिल्ली टोपरा को टोपरा से दिल्ली लाया और दिल्ली मेरठ को मेरठ से दिल्ली लाया। ये बहुत ईजी याद रखना। नेक्स्ट आता है रामपुरवा। तो यह स्तंभ लेख चंपारण बिहार में स्थापित है। इसकी खोज 1872 ईस्वी में कार्लायल ने की थी। किसने की थी, कार्लायल ने की थी। कब, 1872 ईस्वी में। कौन सी, रामपुरवा। नेक्स्ट आता है लौरिया अरेराज। तो लौरिया अरेराज स्तंभ लेख कहाँ पर है, तो चंपारण बिहार में है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट अगला कौन सा था, छठवां लौरिया नंदनगढ़। तो ये लौरिया नंदनगढ़ कहाँ पर है, ये भी चंपारण बिहार में स्तंभ लेख पर मोर का चित्र बना है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला क्या बताया जा रहा है। नेक्स्ट बताया जा रहा है इसमें कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। तो इसमें से इम्पोर्टेंट क्या है, इसमें से एक तो प्रयाग स्तंभ लेख इम्पोर्टेंट था, ये भी सारे इम्पोर्टेंट ही हैं, दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ। अब इसमें से आपको क्या याद रखना है, कौशाम्बी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। कौशाम्बी अभिलेख को क्या कहा जाता है, तो रानी का अभिलेख कहा जाता है। जो कौशाम्बी अभिलेख कौन लाया था, अकबर लाया था। कहाँ पर, इलाहाबाद में। इसको क्या कहा जाता है, प्रयाग स्तंभ लेख कहा जाता है अभी। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला पॉइंट क्या था, अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है, तो रुम्मीदेई है। कौन सा है, रुम्मीदेई है। इसी में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटा देने की घोषणा की गई। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। कौन सा, रुम्मीदेई अभिलेख। और ये क्या है, लुम्बिनी में धर्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा क्या, किसका वर्णन है इसमें, तो भू राजस्व की दर को घटा देने की घोषणा की गई थी। इसी अभिलेख में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला क्या आता है, अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछा जाता है कि अशोक का सबसे लंबा स्तंभ लेख कौन सा है, तो 7वां है। कौन सा है, 7वां है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं अगला आता है प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा की गई कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। तो प्रथम पृथक शिलालेख में कौन सी घोषणा की गई, कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। नेक्स्ट आता है अशोक का सार ए कुना कंदहार अभिलेख ग्रीक एवं अरमैइक भाषाओं में प्राप्त हुआ है। तो अशोक का जो सार ए कुना यानी कि कांधार अभिलेख है वो किसमें, ग्रीक एवं अमराइक भाषा में प्राप्त हुआ है। हम देख लेते हैं इस बॉक्स में क्या बताया जा रहा है, मौर्य प्रांत और उनकी राजधानी।
तो उत्तरापथ इसकी राजधानी क्या थी, तो तक्षशिला थी। अवंती की क्या थी, उज्जैनी थी। और कलंक की क्या थी, तो तोसली थी। और दक्षिणापथ की क्या थी, तो श्रवणगिरी थी। प्रासी की क्या थी, यानी कि पूर्वी प्रांत की क्या थी, तो पाटलिपुत्र थी। आपको ये याद रखना है, मौर्य प्रांत थे और उनकी ये राजधानियाँ थी, क्योंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था तो उसकी ये राजधानियाँ भी डिवाइड थी, जैसे कि इस टाइम पर अभी स्टेट है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला क्या बताया जा रहा है। नेक्स्ट बताया जा रहा है साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को काफ़ी जांचा परखा जाता था, जिसे उपधा परीक्षण कहा जाता था। तो जब भी मुख्यमंत्री या पुरोहित, यानी कि जो मुख्य पुरोहित होता था, उसकी नियुक्ति की जाती थी तो उसके चरित्र को काफ़ी जांचा परखा जाता था। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता था, उपधा परीक्षण। अगला पॉइंट आता है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होती थी, जिसमें सदस्यों की संख्या 12 से 16 या 20 हुआ करती थी। तो जो सम्राट की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होती थी, उसमें मंत्रियों की या सदस्यों की संख्या कितनी होती थी, 12, 16 या 20 हुआ करती थी। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अगला आता है, अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे महापात्र भी कहा जाता है। इसकी संख्या 18 थी। अर्थशास्त्र में चर जासूस को कहा गया है। तो चर किसको कहा गया है, जासूस को। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता है। तो मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या कितनी थी, 5 थी। और प्रांतों को क्या कहा जाता था, तो चक्र कहा जाता था। आपको ये याद रखना है। अगला पॉइंट क्या आ जाता है, प्रांतों के साथ प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रांतों के प्रशासक क्या कहलाते थे। जो 5 प्रांत थे मौर्य साम्राज्य में, उनके प्रशासकों को क्या कहा जाता था, कुमार, आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहा जाता था। अगला पॉइंट आ जाता है, प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था, जो विषयपति के अधीन होते थे। तो प्रांतों का भी विभाजन किस में किया गया था, विषय में, और इसका प्रधान क्या होता था, विषयपति। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका मुखिया क्या होता था, ग्रामिक होता था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है, कई बार पूछा भी गया है। कौन सा, कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी मौर्य साम्राज्य में, तो ग्राम थी। और इसके मुखिया को क्या कहा जाता था, तो ग्रामिक कहा जाता। तो इसको याद भी रखना बहुत ईजी है। सबसे छोटी इकाई कौन थी, ग्राम, और इसके मुखिया ग्रामिक। आपको ये याद रखना। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला आता है, अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ। तो अगला क्या आता है, अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ क्या है, तो क्या है, सबसे पहले मंत्री, मंत्री और प्रधानमंत्री। फिर आता है पुरोहित। पुरोहित क्या था, मंत्री का काम क्या था, तो प्रधानमंत्री। और पुरोहित क्या था, धर्म, दान एवं दान विभाग का प्रधान होता था, कौन, पुरोहित। नेक्स्ट आता है सेनापति। सेनापति का काम क्या था, सैन्य विभाग का प्रधान होता था सेनापति। और युवराज यानी कि राजपुत्र, राजा का पुत्र कौन होता था, युवराज होता था। दैवारिक कौन होता था, राजकीय द्वार रक्षक होता था, दैवारिक। और अंतर्वैदिक किसको बोला जाता था, अंतःपुर का अध्यक्ष को क्या बोला जाता था, अंतर्वैदिक। नेक्स्ट आता है समहर्ता। तो समहर्ता किसको बोला जाता था, आय का संग्रहकर्ता को समहर्ता बोला जाता था। अगला आ जाता है सन्निधाता। तो सन्निधाता किसे बोला जाता था, राजकीय कोष के अध्यक्ष को क्या बोला जाता था, सन्निधाता। अगला आता है प्रशस्ता। तो प्रशस्ता किसको बोला जाता था, कारागार के अध्यक्ष को क्या, प्रशस्ता। नेक्स्ट आ जाता है प्रदेष्टि। तो किसको बोला जाता था, कमिश्नर को। अगला आ जाता है पौर। तो पौर किसको बोला जाता था, नगर का कोतवाल। और पौर अभी भी होते हैं, महापौर वगैरह। नेक्स्ट आ जाता है व्यवहारिक। तो किसको बोला जाता था, प्रमुख न्यायाधीश को क्या, व्यवहारिक बोला जाता था। अगला आता है नायक। तो नायक किसको बोला जाता था, नगर रक्षा का अध्यक्ष को क्या, नायक बोला जाता था। नेक्स्ट आ जाता है क्या, कर्मांतिक आ जाता है, किसको बोला जाता है, उद्योगों एवं कारखानों के अध्यक्ष को। नेक्स्ट आ जाता है मंत्रिपरिषद। तो किसको, अध्यक्ष को बोला जाता था। अगला आ जाता है दंडपाल। दंडपाल का क्या काम था, सेना का सामान एकत्र करने वाले को क्या, दंडपाल। अगला आता है दुर्गपाल। तो दुर्ग की रक्षा करता था, यानी कि किले की रक्षा करता था, उसको क्या कहा जाता था, दुर्गपाल। अंतपाल किसको कहा जाता था, सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक, यानी कि आसपास के सीमावर्ती दुर्गों की जो रक्षा करता था उसको क्या, अंतपाल बोला जाता था। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट इसमें क्या बताया जा रहा है, प्रशासकों में सबसे छोटा कौन होता था, तो गोप था, जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। तो प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था, जो क्या करता था, इसका काम 10 ग्रामों का शासन संभालना था। नेक्स्ट आ जाता है मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे।
ये किसके अनुसार बताया जा रहा है? तो मेगास्थनीज की जो पुस्तक इंडिका थी उसके अनुसार, जो उसने अपनी इंडिका में लिखा है मौर्य साम्राज्य के बारे में, उसी के अनुसार। नेक्स्ट आ जाता है बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। इसे बचाने वाले को मृत्युदंड दिया जाता था, यानी कि जो भी इस भाग को बचाता था, नहीं देता था, उसको क्या किया जाता था? मृत्युदंड दिया जाता था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बिक्री कर के रूप में मूल्य का क्या 10वां भाग वसूला जाता था। नेक्स्ट आ जाता है मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमाई ग्राम निर्माण अधिकारी था। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि एग्रोनोमाई चंद्रगुप्त या मौर्य साम्राज्य में किसको कहा जाता था? तो किसको कहा जाता था? ग्राम निर्माण अधिकारी को क्या एग्रोनोमाई कहा जाता था। अगला पॉइंट आ जाता है जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वारोही सैनिक, 9,000 हाथी और लगभग 8,000 क्या थे? रथ थे। तो इम्पोर्टेंट है, इतना क्या था उनकी सेना में शामिल थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करते हैं। इसके आगे वाले वीडियो में अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो ये सब डिस्कस करेंगे। आप बताना कि इस सीरीज को कंटिन्यू करें या फिर यहीं तक स्टॉप कर दें, ये लोग दें। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।